आ रहा है अभी ठीक से? हाँ, आवाज आ तो रहा है बट एज पर कल के कंपैरिजन में थोड़ा लो है। ओके, एक मिनट। अभी आ रहा है? हाँ ठीक है। ओके, या ग्रेट गाइस, वेलकम अगेन टू अनदर सेशन। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो मैंने मार्क करके रखा है कि मुझे क्या क्या कवर करना है। ओके, कल हमने बेसिकली देखा था डाउ थियरी। ओके, एंड हमने जो डाउ थियरी देखा कल, वो सिर्फ एक टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा था। ओके, आज वही हम मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने वाले हैं। मतलब क्या कि आपने देखा रहेगा बहुत बार कि आपका जो 15 मिनट में अगर आप देखते रहेंगे टाइम फ्रेम को या फिर चार्ट एनालाइज करते रहेंगे, एंड उसमें आपको हेलो। अपट्रेंड दिख रहा है, या बोलिए। हेलो। हेलो। ओके, सो बहुत बार क्या होता है ना, लोगों का इशू क्या आता है कि मैं अपना स्क्रीन ही शेयर करता हूं। हाँ, इशू क्या आता है कि लोग ना इधर 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में देखते रहते हैं कि एक अप ट्रेंड चल रहा है एंड प्राइस ऊपर जा रहा है, बराबर। ऐसे उनको लगता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, बट वो हायर टाइम फ्रेम क्या कर रहा है ना, वो देखते ही नहीं है। वो बेसिकली भूल जाते हैं कि ऊपर वाले टाइम फ्रेम्स क्या करते हैं। तो ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि हायर टाइम फ्रेम क्या कर रहे हैं। तो अगर आप इधर देखो तो एक्चुअली में अवरली टाइम फ्रेम वगैरह बेरिश है, एंड ये 5 मिनट में सिर्फ छोटा सा अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड जो है ना, वो वर्क नहीं करेगा। बिकॉज अगर हायर टाइम फ्रेम मेरा बेरिश है, तो मेरे छोटे टाइम फ्रेम अगर उसके उल्टा जाने लगते हैं, मतलब बुलिश होके उल्टा जाने लगते हैं ऊपर की दिशा में, देन वो वर्क होने का चांस थोड़ा कम रहता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको इग्नोर करते हो, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में उल्टे ट्रेड्स लेने जाओगे एंड आप मेजर ट्रेंड के उल्टा ट्रेड करोगे। ठीक है, लॉजिक क्या है वो आपको इधर बताता हूं। ठीक है, ऐसा समझो, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। या ठीक है, एक एक आपके सामने पोल है, उसका भी आंसर कर दो एक बार। ठीक है, ओके। सो मैं क्या बता रहा था कि अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम ऐसे बुलिश है, ठीक है, ये थोड़ा सा थिकनेस इसका बढ़ाता हूं मैं, आपको समझेगा कि ये हायर टाइम फ्रेम है। ऐसा बुलिश होके मेरा हायर टाइम फ्रेम ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसा समझो कि ये ग्रीन लाइन जो है ना, ये ग्रीन लाइन आवरली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, राइट। एंड उसके अंदर अगर मैं 15 मिनट में जाता हूं, तो मुझे माइनर टाइम फ्रेम का ट्रेंड दिखाई देगा। तो बहुत बार मुझे ऐसे दिखता है कि ऐसे ऊपर नीचे करते जा रहा है, बराबर। सो अभी क्या हो रहा है ना कि मेरा हायर टाइम फ्रेम तो बुलिश है, बराबर। बट कभी कभार अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो, तो आपके छोटे टाइम फ्रेम ऐसे उल्टे जाने लगते हैं, ऐसे ये वाले जो फेजेस है ना, तब हमारा जो छोटा टाइम फ्रेम है, वो हायर टाइम फ्रेम के उल्टा जाने लगता है। एंड दैट इज नॉट गुड। व्हाई इट इज नॉट गुड? बिकॉज अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते रहेंगे, तो आप सिर्फ इसको देख के, मतलब क्या, ये वाले छोटे से ट्रेंड को देख के आपको लगेगा कि अरे ये तो नीचे जाने वाला है, एंड आपको आप इसको शॉर्ट कर देंगे। बट अगर आप समझो कि इसको शॉर्ट करते हो, ये छोटे वाले डाउन ट्रेंड को अगर आप शॉर्ट करते हो, तो आप फंसोगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम मेरा बुलिश है। ओके, तो मार्क वन थिंग, एक मिनट ना, फॉलो द ट्रेंड ऑफ हायर टाइम फ्रेम। अभी कौन से
ट्रेडिंग ड्यूरेशन के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है वो बाद में देखेंगे। तो बेसिकली ये कंसेप्ट आप सीखने वाले हो आज कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है। तो ये आपके इधर ये वाला जो चीज है ना वो आप तभी सीखोगे। बट उधर जाने से पहले मैं कुछ और माइनर चीजें लेना चाहूंगा, ठीक है। देयर आर फ्यू थिंग्स आई वांट टू कवर बिफोर मूविंग टू दिस पार्ट, ठीक है। फर्स्ट इज, ठीक है, जिसको नहीं समझना है मैं क्या बोला हम बाद में इसके तरफ आएंगे, बट अभी मुझे ये कवर करना है कुछ चीजें, तो वो पहले कवर करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आई वांट टू टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सबको डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली क्या होता है वो पता है, ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूं, ठीक है। डिमांड मतलब जो प्राइस पे आपको बाय करना है, मतलब आपको बाय करना रहेगा तो आपसे डिमांड आएगा, एंड अगर आपको सेल करना रहेगा मतलब बेचना रहेगा तो आप सप्लाई करोगे, ठीक है। अभी व्हाई शेयर प्राइस गो अप, ठीक है। इसका हम एक थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, इसका थोड़ा सा डायसेक्शन करेंगे, क्यों शेयर प्राइसेस ऊपर जाते हैं या फिर वो क्यों नीचे जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए शेयर प्राइसेस को बाजू में रखो एंड सिर्फ ऐसे सोचो कि कोई ना कोई एक कमोडिटी है। फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक ले लेते हैं, सब्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओनियन, अगर ओनियन का भाव बढ़ने वाला है तो क्या होना चाहिए, किस चीज की वजह से उसका भाव बढ़ेगा। कांदे का भाव क्यों बढ़ेगा, बराबर डिमांड अगर ज्यादा रहेगा तो कांदे का भाव बढ़ेगा, ठीक है। ऑल्सो अगर सामने से जो बेच रहा है उसके पास अगर उसका सप्लाई कम रहेगा, मतलब उसका जो क्वांटिटी रहता है उसके पास वो अगर कम रहेगा तो वो कांदे का भाव बढ़ाएगा। एकदम और एक मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2020 का बात सोचते हैं, जब लॉकडाउन था, ठीक है। तभी क्या हुआ था, सारे लोग डरे हुए थे बिकॉज एक डिसीज आया, ठीक है। तभी मुझे बताओ ऐसा कौन सा चीज था जिसके भाव एकदम अनाप शनाप बढ़ गए थे। जो चीज एकदम सस्ते में मिलता है वही चीज उस समय में बिकॉज ऑफ सर्टन सिनेरियो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। ऐसा क्या था, ऑक्सीजन मास्क सैनिटाइजर, बराबर सैनिटाइजर, करेक्ट। सो सैनिटाइजर जो था ना वो बहुत सस्ता आता है, वैसे देखने जाओ तो 40-50 रुपए का बाटली आता है, ठीक है। बट तभी क्या हुआ था, एक डिसीज आया था कोरोना करके, एंड लोग डर गए थे कि अगर ये इससे हाथ नहीं धोएंगे तो हम मर जाएंगे। तो उनके अंदर एक फियर फैक्टर था कि ये तो हम मेरे पास होना ही चाहिए, अगर ये नहीं रहेगा तो मेरा वाट लग जाएगा। सो लोगों की तरफ से, कस्टमर्स की तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड आ गया था कि उनको तो लेना ही था ये प्रोडक्ट। बट सामने जो सप्लायर था उसका क्या हुआ था इशू, पूरा सप्लाई चेन बंद पड़ गया था बिकॉज सारा लॉकडाउन चालू था एंड प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन उसके पास माल भी कम था। अभी क्या हो रहा है कि उसके पास 100 बाटली पड़ा है सैनिटाइजर का एंड सामने से डिमांड है 10,000 बाटली का। तो वो क्या सोचेगा, जो बाटली वो 50 रुपए में बेच रहा था वो क्या बोलेगा, अरे सामने तो 10,000 रुपए 10,000 बाटली का डिमांड है, मेरे पास 100 है, तो मेरा तो ये 100 तो बेचने ही जाने वाला है, तो मैं क्यों ना इसको हायर प्राइस पे बेचूंगा। अगर मैं 50 पे बेचता हूं तो मेरा मतलब प्रॉफिट कम होगा, तो उससे अच्छा मैं 500 में बेचता हूँ। वैसे भी सामने सामने से जो डिमांड है, क्योंकि सामने वाले को भी पता है ना कि मुझे ये तो चाहिए, तो मैं कोई भी भाव देने के लिए तैयार हूं। तो सामने वाला कोई भी भाव में बेचेगा उसको मैं खरीद लूंगा, बिकॉज मेरे जैसे ही और भी कई सारे लोग हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं। अगर उनसे पहले मैं नहीं खरीदता हूं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, वो बाटली नहीं मिलेगा, मैं हाथ नहीं दूंगा, मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। ये चीज के वजह से कोई भी भाव में अगर वो सैनिटाइजर बेच रहा है सामने वाला, लोग खरीद रहे हैं एंड उसके वजह से वो सैनिटाइजर का प्राइस जो 50 रुपए था वो 500 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। बिकॉज सेलर को पता है मेरे पास डिमांड मतलब क्वांटिटी नहीं है स्टॉक में, बट फिर भी उसका डिमांड ज्यादा है, सो मैं उसको हायर प्राइस में भी बेचूंगा तो भी सामने वाला खरीद लेगा, ठीक है। बट इवेंचुअली क्या हो गया, कोरोना कम हो गया, लोगों को वैक्सीन वगैरह मिल गया था, उसके बहुत सारे उपचार आ गए थे, तो लोगों का जो फियर फैक्टर है वो कम हो गया।
बट अभी क्या हो गया, जो सप्लायर था उसने तो माल मंगा के रखा है, क्योंकि उसको क्या लगा कोरोना तो जाने वाला है नहीं, तो सालों साल रहने वाला है, लोग तो इससे ही हाथ धोएंगे, तो उसने बहुत ज्यादा क्वांटिटी मंगा लिया एंड वेयर हाउस में स्टोर कर दिया। बट अभी क्या हो गया, डिमांड जो था एकदम सडनली ड्रॉप हो गया। जो पहले इतना सारा डिमांड था वो अभी कम हो गया, बट उसके पास तो अभी माल पड़ा है, वो माल तो बेचना पड़ेगा ना उसको, वो माल बेचेगा नहीं तब तक उसका पैसा लिक्विडेट नहीं होगा। सो उसने जो 500 वाला प्राइस था वो कम कर दिया, बिकॉज उसको पता है मेरे पास सप्लाई ज्यादा है, सामने वाले के तरफ से डिमांड नहीं है, सो आई विल हैव टू सेल एट लोअर प्राइसेस एंड दैट्स हाउ द प्राइसेस गो डाउन। तो अभी भी अगर आप टमाटर देखोगे, पिछले साल का ये एग्जांपल ले लो, नींबू का भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अगर पता रहेगा तो समर के समय में लेमन वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, अभी के लिए टमाटर का भाव बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है, सो ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है पूरा, जितना ज्यादा डिमांड रहेगा उतना ज्यादा भाव बढ़ेगा। पिछले साल में गर्मी ज्यादा थी, लोगों को क्या नींबू पानी पीना रहता है, तो लेमन का डिमांड ज्यादा रहता है, एंड सामने वाले के पास एग्रीकल्चरल कुछ तो इशू हुआ था, उसके वजह से प्रोडक्शन नहीं था लेमन का, एंड उनका सप्लाई कम हो गया था, तो उन्होंने ज्यादा प्राइस में बेचना चालू कर दिया। अभी वही चीज टमाटर के साथ हुआ है। ऐसा कोई भी चीज ले लो जिसका भाव बढ़ता है ना, उसका सप्लाई कम रहता है, डिमांड ज्यादा रहता है। ओके, एंड जिसका भाव कम होता है उसका सप्लाई ज्यादा रहता है, डिमांड कम रहता है। ओके, सेम चीज शेयर प्राइसेस में भी अप्लाई होता है। व्हाई द शेयर प्राइस गो अप? बिकॉज डिमांड इज हाई, एंड व्हाई शेयर प्राइस गो अप? डिमांड इज हाई, दैट मीन्स buyer is aggressive and supplier मतलब seller is demanding higher prices। ठीक है, सप्लाई जो सेल कर रहा है वो हायर प्राइस डिमांड कर रहा है, एंड बायर वो हायर प्राइसेस देने के लिए रेडी है। अगर ये दोनों एग्री हो जाते हैं एक सर्टेन प्राइस पे, तो ही अपना शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री ऑन अ सर्टेन प्राइस, तब जाके हमारा शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। एंड उसका ही उल्टा, व्हाई शेयर प्राइस गोज डाउन? बिकॉज सप्लाई इज हाई हायर, मतलब सेलर इज एग्रेसिव, ओके, एंड बायर इज डिमांडिंग लोअर प्राइसेस। ठीक है, ये दोनों के रीजन है, व्हाई द शेयर प्राइस गो अप, व्हाई द शेयर प्राइस गोज डाउन। अभी एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं शेयर प्राइस ऊपर जाने का एंड शेयर प्राइस नीचे जाने का। इधर सबको रॉयल एनफील्ड बाइक पता है? चैट बॉक्स में यस डालो। एवरीवन नो रॉयल एनफील्ड बाइक, बुलेट बनाता है। ठीक है, वो जिस तरीके के मोटरसाइकिल्स बनाता है, ठीक है, रॉयल एनफील्ड की पैरेंट कंपनी कौन सी है, मतलब रॉयल एनफील्ड कौन सी कंपनी चलाती है, शेयर प्राइस कौन सा है उसका, शेयर का नाम क्या है रॉयल एनफील्ड के? एस्कॉर्ट्स नहीं है, एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर वगैरह बनाती है। ऑक्सीजन में आइशर मोटर्स, द नेम ऑफ द कंपनी इज आइशर मोटर, आइशर मोटर बनाती है रॉयल एनफील्ड को। ठीक है, अभी सबको पता है कि रॉयल एनफील्ड जो बाइक बनाती है वो थोड़ी सी तगड़ी रहती है, मतलब ऐसे मिलिट्री टाइप की बाइक्स बनाती है, बराबर, जिसको हम टूरिंग बाइक्स बोलते हैं, जो ज्यादा लॉन्ग रोड के लिए यूज होती है। अभी उसकी राइवल कौन है? हार्ली डेविडसन, बहुत ज्यादा प्रीमियम बाइक बेचती है हार्ली डेविडसन। इशू क्या हुआ था हार्ली डेविडसन का कि वो बहुत ज्यादा महंगी बाइक बेचती है, बट उसकी बाइक की टाइप एज सेम एज रॉयल एनफील्ड ही रहती है। ठीक है, सो इशू क्या आया कि इतनी ज्यादा महंगी बाइक बेचने की वजह से इंडियन मार्केट्स में वो नहीं चली। ठीक है, इंडियन मार्केट्स में उसका डिमांड आया ही नहीं, बिकॉज इंडिया बीइंग अ वेरी प्राइस सेंसिटिव कंट्री, हमने रॉयल एनफील्ड को ज्यादा महत्व दिया रादर देन हार्ली डेविडसन। बट लास्ट मंथ में क्या हुआ कि हार्ली डेविडसन ने एक बाइक लॉन्च किया। ठीक है, एक बाइक लॉन्च किया, ये वाला,
ठीक है, ये वाला बाइक लॉन्च किया, राइट, जिसका प्राइस है 2.5 लाख रुपया, जो एज सेम एज बुलेट का भाव है। रॉयल एनफील्ड जो बुलेट बनाती है उसका ही ऑलमोस्ट ये प्राइस मैचअप हो रहा है। तो ये बाइक जो है ना, ये स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए बनाई हार्ली डेविडसन ने, किसके साथ मिलके, अपने हीरो मोटर कॉर्प के साथ मिलके। ठीक है, हार्ली डेविडसन पार्टनर्ड विद हीरो मोटर कॉर्प के साथ पार्टनरशिप किया हार्ली डेविडसन ने, बिकॉज हार्ली डेविडसन ने तो इंडियन मार्केट से एग्जिट ले लिया था, बिकॉज उनका बाइक ही बेचा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, हीरो मोटर कॉर्प जो इंडियन कंपनी है उनके साथ पार्टनरशिप किया एंड ये एक सस्ती बाइक निकाली। अभी अगर हार्ली डेविडसन इतनी सस्ती बाइक निकाल रहा है तो डेफिनेटली अपने रॉयल एनफील्ड का डिमांड कम होगा, बराबर। मतलब क्या, अगर रॉयल एनफील्ड का डिमांड कम होता है तो रॉयल एनफील्ड के कंपनी का रेवेन्यू भी कम होगा। तो ये बुरी खबर है कि नहीं आयशर मोटर के लिए, कि उसका कंपेटिटर एक ऐसी बाइक निकाल रहा है जो उसके बाइक को कंपीट करेगा मार्केट में। इज इट अ बैड न्यूज फॉर आयशर मोटर्स? यस और नो? ऐसा समझो कि आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट में एंड सामने कोई तो एक और अच्छा प्रोडक्ट लेके आ गया आपको टक्कर देने के लिए, तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट के सेल्स पे तो उसका फर्क पड़ेगा ना, आपके सेल्स कम हो जाएंगे। एंड यही हुआ, हार्ली डेविडसन ने ये बाइक निकाला, मार्केट में लॉन्च किया एंड अपने रॉयल एनफील्ड के बुकिंग कैंसिल हो गए। जो बुकिंग करना पड़ता है ना बाइक लेने से पहले, वो बहुत सारे हजारों में बुकिंग्स कैंसिल हो गए बिकॉज हार्ली डेविडसन ने इतना अच्छा बाइक निकाला। सो दैट इज वाई शेयर प्राइस पे उसका क्या फर्क पड़ा, ये देखो, बैड न्यूज है, बैड न्यूज की वजह से ये हो गया। एक मिनट, ये 5 मिनट के, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये नहीं, ये हो गया। ये देख, ये गिरावट जो आई है ना, वो न्यूज आने के बाद आई है कि रॉयल एनफील्ड के कंपेटिटर ने एक बाइक निकाला जो रॉयल एनफील्ड को अभी टक्कर देगा एंड दैट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर द कंपनी। सो अभी आप ऐसे सोचो कि आप आयशर मोटर के शेयर्स लेके बैठे हो अपने डीमैट में, तो अगर आपको ये न्यूज सुनने को मिलता है तो आपके मन में ये आएगा ना कि अरे इसका तो भाव गिरना चाहिए अभी, तो आप क्या करोगे, सेल करोगे। सो आपके जैसे ही और भी कई लोग रहेंगे जो सेल करेंगे एंड उसके वजह से सप्लाई बढ़ता है एंड हमारा शेयर प्राइस गिरता है। बट अभी अगर मैं हीरो मोटर कॉर्प को आपका शेयर दिखाऊं, ठीक है, इसका तो शेयर प्राइस ऊपर गया था तभी, बिकॉज हीरो के लिए ये अच्छी बात हुई ना कि हार्ली डेविडसन उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर द कंपनी। सो अभी आप अगर लेना चाहोगे हीरो मोटर कॉर्प के शेयर तो आप एग्रेसिवली बाय करोगे एंड इफ यू डिमांड एग्रेसिवली तो देन शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो अभी सबको समझ में आया डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क होता है, व्हाई शेयर प्राइस गो अप, व्हाई शेयर प्राइस गोज डाउन। ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द परसेप्शन ऑफ द बायर एंड सेलर। उसको ऐसा लगता है कि ये शेयर प्राइस और आगे बढ़ने वाला है, देन दैट पर्सन बाइज इट एंड एट एनी प्राइस। अगर वही उसको लगता है कि गिरने वाला है, फॉर एग्जांपल यस बैंक का ही एग्जांपल लेते हैं, जब उसका ये बाहर आया, जो स्कैम बाहर आया, उसके पहले लोगों ने बेचा बिकॉज उनको पता था कि ये स्कैम जब बाहर आएगा तब ये बहुत ज्यादा गिरने वाला है, तो उससे अच्छा है मैं पहले ही बेच दूं। तो उन्होंने इधर से ही सेलिंग चालू कर दी थी एंड दैट इज व्हाई द सप्लाई वाज हाई, डिमांड वाज लो, बिकॉज कौन खरीदना चाहेगा ऐसे कंपनी के शेयर्स जिसका मार्केट में स्कैम बाहर आया है, बराबर। तो no one was ready to buy Yes Bank. So that's why the seller had to sell at any point of time. So उसको कम भाव में भी बेचना पड़ा खुद का लॉस उठा के। क्लियर है सबको? कुछ इश्यू नहीं है अभी? यस करेक्ट, न्यूज बाहर आने से पहले ही चार्ट में फॉल आना चालू हो जाता है बिकॉज न्यूज आने से पहले ही अंदर की मैनेजमेंट बेचना चालू कर देती है। तो न्यूज तो बाद में आया बट उसके ही पहले लोगों ने चालू कर दिया था सेलिंग, तो सेलिंग चालू कर दिया तो सप्लाई बढ़ गया एंड हमारा शेयर प्राइस नीचे जाएगा। दैट डजंट मीन कि न्यूज आएगा तो सप्लाई बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अंदर के अंदर तो न्यूज पता रहता है। सी देखो, जो भी न्यूज आपको दिखता है ना मार्केट में या न्यूज़पेपर में आया है या फिर न्यूज चैनल पे आया है, 80% ऑफ टाइम
वो न्यूज बासी है, मतलब पुराना न्यूज है, वो पहले से लोगों को पता रहता है अंदर ही अंदर, एंड वो चालू कर देते हैं अपना सेलिंग वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो जो भी न्यूज आप सुन रहे हो ना, वो पहले ही हो चुका रहता है, अंदर के अंदर पता रह के उनका एक्शन लेके चालू हो गया रहता है, एंड आपको जाके बाद में समझता। ठीक है, दैट डजंट मीन कि सप्लाई तभी चालू होगा कि न्यूज बाहर है, ऐसा नहीं रहता, वो पहले ही चालू हो जाता है। बट सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है, वो आपको चार्ट देख के ही समझिएगा। देखो ऐसे अगर प्राइस गिर रहा है तो डेफिनेटली सप्लाई ज्यादा है, जब ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा था तो डिमांड ज्यादा है। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आई वुड लाइक टू कवर 4 पैरामीटर्स ऑफ कैंडल। ओके, मोस्टली लोगों को पता ही रहेंगे ये, बट फिर भी थोड़ा सा क्विकली ये कवर करते हैं कि क्या रहता है। देखो, कैंडल दो तरीके के रहते हैं, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, बराबर। एक या एक रहता है ग्रीन कैंडल ऐसे ऐसे, और एक रहता है रेड कैंडल। ठीक है, इसमें क्या रहता है ना, ग्रीन कैंडल में क्या होता है वो समझो पहले, कि ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग रहता है, मतलब जब प्राइस ये कैंडल फॉर्म होना चालू हुआ, वो इधर किधर तो ओपन होता है। सो दिस इज द ओपन फॉर द ग्रीन कैंडल, मतलब ओपन नीचे रहता है। ओके, दिस इज द ओपन। ओके, आफ्टर दैट ड्यूरिंग दैट होल पीरियड वो प्राइस ऊपर गया, ओपन होने के बाद एक सर्टन लेवल को ओपन होने के बाद हमारा प्राइस ऊपर गया। ठीक है, दैट इज वाई ये कैंडल ग्रीन प्रिंट हुआ। अगर ओपन होने के बाद अगर वो नीचे चला जाता तो वो कैंडल रेड प्रिंट होता। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन अ ग्रीन कैंडल, ऐसे समझो कि ये 100 के भाव में ओपन हुआ, एंड ड्यूरिंग दैट एंटायर पीरियड ये लो है कैंडल का, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दैट कैंडल। ऐसे समझो कि ये 100 को ओपन होने के बाद ये 98 तक नीचे गिरा था। ठीक है, बट 98 को वो क्लोज नहीं हुआ। कैंडल का क्लोजिंग एक रहता है ना, मतलब ऐसे समझो कि ये एक दिन का कैंडल है, ये 1 डे का कैंडल है, मतलब ये ओपन कितने बजे होगा, 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होता है, एंड क्लोज कब होगा, 3:30 बजे। ठीक है, उसके बीच में ये जो भी करता है ये ओपन हाई लो क्लोज बनाता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग दैट डे इट वेंट डाउन टिल 98, एंड अगेन इट वेंट अप, मेड अ हाईएस्ट पॉइंट, ये रहता है हाई। ओके, हाई उसका बना ऐसे समझो 105 का, 105 रुपए तक ये सबसे ऊपर गया था। उसके बाद नीचे आया जब 3:30 बजे थे, तो उसने क्लोजिंग दिया 103 का। ठीक है, सो नेट नेट ये 3 रुपया ऊपर गया, बराबर, पूरे दिन के उसके ड्यूरेशन में ये 3 रुपया ऊपर गया था। ठीक है, ये रहता है ओपन हाई लो क्लोज। रेड कैंडल के लिए सेम रहता है, बट उसका सिर्फ फर्क ये है कि उसका ओपन ऊपर रहता है, क्योंकि वो एक हायर प्राइस पे ओपन होता है एंड लोअर प्राइस को जाके क्लोज होता है। ठीक है, सो उसका सिर्फ ओपन इधर रहता है ऊपर, एंड क्लोज नीचे रहता है। सो ड्यूरिंग द डे और ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ दैट कैंडल प्राइस गोज डाउन। ठीक है, एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, इसमें कुछ चेंज नहीं आता, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। राइट, ये सबको क्लियर है? जस्ट टाइप यस। संतोष, आई वुड लाइक यू टू वेट एंड पार्क योर क्वेश्चन, ये बाद में लेंगे आपका सवाल। मल्टीपल टाइम फ्रेम में कौन सा टाइम फ्रेम देखना है ये सब कवर करके। ठीक है, एकदम बेसिक था ये, इसको ज्यादा समय नहीं डालेंगे। ठीक है, अभी आते हैं डायरेक्टली सप्लाई सॉरी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे। ठीक है, बहुत लोगों को पता रहेगा, बट जिसको पता है उसका एक रिवीजन भी हो जाएगा। ऑलराइट, अभी ना हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखेंगे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। इस सबको क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, now what is resistance and support? Resistance is the highest point and support is the lowest point of that trend. ठीक है,
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे समझो कि अगर मेरा प्राइस 100 से उठ के अगर 200 तक जा रहा है, 200 को टच होने के बाद ये अगर नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स इधर कोई तो सेलर्स बैठे हैं जो प्राइस को नीचे ढकेल रहे हैं, ठीक है। देयर आर सेलर्स हियर हु आर पुशिंग द प्राइस डाउन, सो दैट मीन्स इधर से रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब सेलिंग, ऐसे नीचे से ऊपर से नीचे ढकेलना, दैट मीन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी अगर ये फिर से इधर टच करता है, फिर से इसको ढकेलते हैं, तो ये रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया, बिकॉज हमारे 2 पॉइंट्स को इधर रेजिस्टेंस आ रहा है, ओके। एंड सपोर्ट माने हमारा प्राइस अगर ऊपर से नीचे जा रहा था तो ये बाउंस बैक करता है, ओके, ऐसे सेम पॉइंट से बाउंस बैक करता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये सर्टन एरिया पे बायर्स बैठे हैं एंड दे आर पुशिंग द प्राइस अप। अगर वो उधर से बाइंग करते हैं देन वो प्राइस को ऊपर ढकेलेंगे। सपोर्ट मींस प्राइस को ऊपर ढकेलना, रेजिस्टेंस मीन प्राइस को नीचे ढकेलना, ठीक है। अभी लॉजिक क्या है कि अगर आप चार्ट में भी देखोगे ना, तो आपको ना टू ड्रॉ अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन यू हैव टू, एक मिनट मैं लिख के देता हूं, ठीक है। टू ड्रॉ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, join highs of the candle, ठीक है। and to draw a support trend line, join close of the candle, ये लिख के लो। टू ड्रॉ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपको हाई को ज्वाइन करना है एंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको लो को ज्वाइन करना है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी इधर देखो, बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं अच्छा खासा। ये देखो, ये हुआ मेरा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जिसको मैंने ज्वाइन किया है हाईस को, इसको मैं लाल कर देता हूं, ठीक है। ये देखो, ये दो, ये वाला हाई को ज्वाइन किया है मैंने एंड ये वाले हाई को ज्वाइन किया है। सो आपको ऐसे हाईस को ज्वाइन करना है, ठीक है, एंड दैट विल फॉर्म योर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इसको ये वाला भी पॉइंट ज्वाइन कर सकते थे, इट इज ऑल्सो ओके। सबके ना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ट्रेंड लाइंस अलग अलग रह सकते हैं, क्योंकि ये आपके परसेप्शन के हिसाब से आप ड्रॉ करोगे। और एक आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते थे, आप ये वाला ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज में बता रहा हूं क्या है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस। जब ऐसे कुछ तो प्राइस ऐसे टर्न लेता है ना, ऐसे वाला कुछ तो टर्न लेता है ऐसे, तो दिस हाईएस्ट पॉइंट इज योर रेजिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट रहता है। तो ये रेफरेंस पॉइंट बनता है हमारा कि इधर से प्राइस नीचे जा सकता है। ये देखो, इधर भी देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, सेम पॉइंट को टच करके प्राइस नीचे चला गया। बिकॉज आप देखोगे ना, ये जो बाउंस आया था, ये वाला जो बाउंस आया था, ठीक है, इसको सेल ऑफ किधर से आ गया, ये वाले पॉइंट से, बराबर। फिर से जब प्राइस उसको उधर से टच करने गया, तब उधर से फिर से सेल ऑफ आ गया, बिकॉज जो इधर सेलर बैठे थे ना, उनका सेलिंग खत्म नहीं हो गया था। दे वर वेटिंग फॉर द प्राइस टू कम टू दैट पॉइंट अगेन। जब ये प्राइस फिर से वही प्राइस पे आ गया, तब उन्होंने अपना सेलिंग फिर से चालू कर दिया, ठीक है। सो देयर आर सेलर्स एट दिस पॉइंट हु आर सेलिंग, सो व्हेनेवर दे गेट दिस प्राइस पॉइंट दे विल सेल। ये आपको समझना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। आज मैंने जो ट्रेड लिया ना, वो सेम बेसिस पे लिया। ये देखो, आज मैं 15 मिनट में था, मैंने क्या देखा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, एक मिनट इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो रेजिस्टेंस था, उधर से ही एक ऐसा, जिसको पता रहेगा, इन्वर्टेड हैमर आ गया। ये भी कवर करेंगे आज ही कि ये क्या होता है, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर आया। सो ये इन्वर्टेड हैमर इज अ बेरिश साइन, ठीक है। जिसको पता रहेगा, आई एम टेलिंग दोज पीपल, ये इन्वर्टेड हैमर का आना इज अ बेरिश साइन, ओके। ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो एट दिस सेम रेजिस्टेंस, मैंने क्या बोला था कल ही कि इसका डाउ थियरी जो है वो नेगेटिव है।
मतलब बेरिश ट्रेंड में चालू है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों। सो अगर मुझे कोई भी बाउंस मिलता है एंड एक लोअर हाई फॉर्म होता है देन आई विल सेल। ओके, सो आज वही हुआ, एक लोअर हाई बना। ओके, ये पॉइंट के ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है, ठीक है, द प्राइस इज नॉट क्लोजिंग अबव दिस कैंडल और दिस प्राइस पॉइंट, ठीक है, इसका क्लोज नीचे ही आ रहा है बिकॉज इधर जो सेलर बैठा था ना वो अभी फिर से सेलिंग कर रहा है। ओके, सो दीज पीपल आर सेलिंग हियर, सो इफ दे आर सेलिंग तो वो प्राइस को फिर से नीचे ढकेलेंगे एंड मैंने वही किया, इधर मैंने शॉर्ट किया था एंड आई कवर्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये पूरा मैंने रैली कवर किया आज बिकॉज आई गॉट दिस लेवल जिधर रेजिस्टेंस था एंड ये रेजिस्टेंस पे ऐसा एक रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं इसको, वो आया था। दैट मीन्स इधर से सप्लाई आ रहा है ऊपर से, सो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, सेम वे अगर मैं आपको सपोर्ट का एग्जांपल दिखाऊं, ये सपोर्ट से कैसे बाउंस बैक करता है, तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इधर देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये सपोर्ट का एरिया, आप इधर से भी ले सकते हो डेफिनेटली। ये वाला जो एरिया है ना, इधर बायर बैठे हैं, ठीक है, तो इधर से जो सेलिंग आया ना ये वाला, इसको उन्होंने कैप्चर किया एंड प्राइस को ऊपर ढकेला। ओके, so there are buyers who are buying at this point. Okay, now if the price again comes down and you see some kind of candlestick where it is rejecting that price point, rejection मतलब वो प्राइस को टच करके फिर से ऊपर चला जाता है या फिर वो प्राइस को टच करके फिर से नीचे चला जाता है। अगर वो प्राइस को टच करके ये ऊपर जा रहा है मतलब क्लोज ऊपर आ रहा है, इसका मतलब इधर बाइंग हुआ है ये कैंडल पे, इट इज अ बाइंग कैंडल, ये बुलिश कैंडल है। ओके, सो ऐसे सपोर्ट पे अगर आपको कैंडल्स दिखते हैं ना जो बुलिश सिग्नल दे रहे हैं, दैट मीन्स इधर से बाइंग हो रहा है। सो ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है बायर्स की तरफ से एंड दैट विल पुश द प्राइस अप। सो यही हुआ, इधर से प्राइस एकदम से ऊपर चला गया था, राइट। एंड अगर आप ये भी देखोगे ना कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया था, ये देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया। Now, I am coming to this concept again कि ये हर बार ऐसे नहीं होता है कि सपोर्ट को टच किया ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस को टच किया नीचे चला गया, ऐसे हर बार नहीं होता है। समटाइम्स प्राइस ब्रेक्स आउट ऑफ दैट रेजिस्टेंस। ओके, अगर ऐसे कुछ तो हो रहा था कि प्राइस ऐसे 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 करके नीचे जा रहा था, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना था इधर। कभी कभार ये ऐसे टच करके नीचे जाने के अलावा ऊपर जाके ब्रेकआउट कर देता है रेजिस्टेंस का। ये क्यों होता है? बिकॉज जो इधर सेल कर रहे थे ना, इधर जो सेल कर रहा था, इधर जो सेल कर रहा था, इधर जो सेल कर रहा था, उनका सेलिंग खत्म हो गया एंड इवन आफ्टर दैट सेलिंग बायर्स से तो डिमांड आ रहा है। ओके, दे वर सेलिंग हियर बट उनके पास जितना क्वांटिटी सेल करने के लिए था वो अभी खत्म हो गया। अभी अगर सेलर का क्वांटिटी खत्म हो गया है सेलिंग करने का, तो बायर अगर डिमांड करता है उसके बाद भी तो प्राइस ऊपर चला जाएगा बिकॉज इधर कोई सेल करने वाला है नहीं ना। एक एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर से सब्जी मंडी हैं बिकॉज वो एग्जांपल एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, ऐसे समझो कि आप मार्केट में गए हो टमाटर लेने के लिए, एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं एंड आपको 50 रुपीज केजी का टमाटर बाय करना है। ठीक है, आपको ये प्राइस पे टमाटर बाय करना था एंड सामने वाला आपको कितने टोटल आपको ना 100 किलो टमाटर बाय करने हैं 50 रुपए किलो के भाव पे एंड सामने एक ही सेलर बैठा है जो 50 रुपए किलो में किलो के भाव में बेचना चाहता है, बट उसके पास सिर्फ 50 किलो ही टमाटर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इससे 50 किलो खरीद लोगे, बट स्टिल आपके पास 50 किलो तो खरीदना बाकी है ना। अभी भी सामने वाले ने आपका सिर्फ आधा क्वांटिटी दे दिया आपको, बट आपका और भी आधा क्वांटिटी बाय करना बाकी है। तो आप फिर से ढूंढोगे कोई और सेलर्स जो 50 रुपए किलो में बेचना चाहते हैं, बराबर। इसका तो खत्म हो गया ना, ये तो आपको बेच दिया, इसका अपना क्वांटिटी खत्म हो गया, अभी आपको और ढूंढने पड़ेंगे एंड आप मार्केट में घूमते हो बट आपको कोई नहीं मिल रहा है जो 50 रुपए किलो में बेचने के लिए रेडी है।
सब बोल रहे हैं कि मुझे 70 रुपए किलो में ही बेचना है, उससे कम में मैं नहीं बेचूंगा, आई विल नॉट सेल बिलो दिस पॉइंट, कुछ भी कर ले, तो आपको झक मार के 70 रुपए में खरीदना पड़ता है। तो क्या हो गया, जो 50 रुपए का प्राइस जो चालू था मार्केट में, वो अभी हो गया 70 रुपए। ठीक है, बिकॉज 50 रुपए का जो सेलर था वो चला गया, अभी सेलर किधर बैठा है, 70 रुपया किलो में, तो आपको 70 रुपया किलो भाव देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये क्वांटिटी मिलेगा आपका। ठीक है, उसके वजह से ये ब्रेकआउट आता है मार्केट में। जो इधर सेलर्स थे, ये देखो, ये वाले पॉइंट्स को जो सेलर्स थे वो सारे चले गए, अभी बायर को हायर प्राइस देना पड़ेगा तो ही उसका वो शेयर बाय होगा। अगर वो नहीं देता है, मतलब हायर प्राइस नहीं देता है, तो उसको शेयर नहीं मिलेंगे, बराबर, तो उसको हायर प्राइस पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई दीज ब्रेकआउट्स हैपन। सबको क्लियर है व्हाई द ब्रेकआउट हैपेंस? ब्रेकडाउन का भी एग्जांपल सेम है। अगर प्राइस को ब्रेक डाउन करना है, एक मिनट, ऐसे समझो कि ये वाला सपोर्ट एरिया है, ये वाला सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये वाला इधर से बाउंस आया, ये वाला इधर से बाउंस आया, बट इधर ब्रेकडाउन आया, इधर ब्रेकडाउन आया, क्यों आया? बिकॉज बायर रेडी नहीं है हायर प्राइस को बाय करने के लिए, बायर नीचे के प्राइस में रेडी है, बट सेलर के तरफ से ज्यादा एग्रेसिवली सेलिंग आ रहा है, सो वो प्राइस को नीचे ढकेलेंगे। सो इधर जो बायर बाय करके प्राइस को ऊपर ढकेल रहे थे ना, वो अभी सारे चले गए, सो सेलर को नीचे के भाव में बेचना पड़ेगा, तो जाके ब्रेकडाउन आता है। एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट? जस्ट टाइप यस। कुछ क्वेश्चन है इसमें? बहुत सिंपल है, व्हाई द ट्रेंड लाइन हैपन, व्हाई द ब्रेकडाउन हैपन, एकदम सिंपल एग्जांपल था। क्लियर है सबको? ग्रेट। सो ऐसे ही होता है। अभी अगर मैं एकदम हायर टाइम फ्रेम का एग्जांपल दिखाऊं, तो ये देखो, 13 साल का रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट किया। 13 साल ये दोनों पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो रहा था। ठीक है, 2008 से मोर देन 13 साल, 15 साल ऑलमोस्ट, 2008 से 2023 तक ये ऊपर नीचे कर रहा था। ठीक है, एंड इतने सालों के बाद उसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया, बिकॉज जो सेलर्स थे ना इधर, जो सेल कर रहे थे, अभी किसी को भी 150 के भाव में सेल नहीं करना है, एवरीवन वांट्स टू सेल एट हायर प्राइसेस। ठीक है, दैट इज व्हाई द ब्रेकआउट हैपेंड एंड ये प्राइस ऊपर चला गया। कुछ चीजें ट्रेंड लाइन के बारे में समझ लो। ठीक है, फ्लैटर द ट्रेंड लाइन मतलब स्लोप, हाँ स्लोप के बारे में बोल रहा हूं, फ्लैटर द ट्रेंड लाइन, हायर द इम्पैक्ट आफ्टर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है, ये लिख लो, ये दोनों पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये लिख लो। एंड लॉन्गर द ट्रेंड लाइन इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब ड्यूरेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, ऐसे लिख लो। हायर द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, हिंदी में चाहिए तो लिख लो सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, इम्पैक्ट मतलब जो एकदम, अगर ऐसा समझो, फ्लैटर एंड स्टीप मतलब क्या, मैं वो बताता हूं आपको। देखो एक मिनट, देखो फ्लैट ट्रेंड लाइन कैसे रहेगा, ऐसे या फिर ऐसे, ये जितना फ्लैट रहेगा ना उतना अच्छा है, ऐसे नहीं रहना चाहिए। अगर ये ऐसे रहेगा ना तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है, मतलब क्या कि प्राइस इधर अगर ऐसे करके, अगर ऐसे ऐसे प्राइस जा रहा है एंड इसका अगर ब्रेकआउट दे दिया तो उसका इम्पैक्ट होके नहीं जाएगा ये ऊपर, बिकॉज ये एकदम स्टीप है ना, इसका स्लोप देखो एकदम ऐसा ऐसे है पूरा नीचे की दिशा में, वो जितना ऐसा फ्लैट रहेगा ना उतना अच्छा है। इसका अगर ब्रेकआउट आता है ना ऐसे करके, प्राइस ब्रेकआउट दे देता है तो प्राइस एकदम से ऊपर चला जाता है,
नाउ इम्पैक्ट इज दिस, ये देखो ये बहुत उसका स्लोप कम है और वो 13 साल का है। मैंने क्या बोला था इधर, लॉन्गर द ट्रेंड लाइन इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जितना ज्यादा रहेगा ना ट्रेंड लाइन का, ये देखो 13 साल का ट्रेंड लाइन है, अगर कोई चार्ट 13 साल का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर रहा है देन दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। यही हुआ इधर कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया 13 सालों के बाद एंड प्राइस देखो कितना ऊपर चला गया। ठीक है, सो इतना बड़ा इंपैक्ट आता है प्राइस पे कि इतना बड़ा अगर ट्रेंड लाइन, इतना टाइम फ्रेम से चला आने वाला ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है देन उसका इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा रहता है। अगर वो ट्रेंड लाइन एकदम छोटा रहेगा ना तो छोटा सा मूव आएगा ऊपर की दिशा में। ठीक है, अगर छोटा सा ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट है, कौन सा दिखाऊं मैं आपको, चलो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में वगैरह जो ब्रेकआउट्स आते हैं छोटे छोटे ट्रेंड लाइंस के, ये देखो फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रेंड लाइन छोटा सा है ना, आवरली का ट्रेंड लाइन मारा है मैंने, ये देखो ये वाला हाई एंड हाई को कनेक्ट किया है दोनों ऐसे। ठीक है, इधर ब्रेकआउट आया ये ट्रेंड लाइन का। ठीक है, इसको 15 मिनट में देखते चलो, ये देखो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो उसका इंपैक्ट भी इतना ज्यादा नहीं है, सॉरी उसका महत्व भी इतना ज्यादा नहीं है बिकॉज वो छोटा सा ट्रेंड लाइन है, छोटे से समय वाला। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो थोड़े ही समय के लिए प्राइस ऊपर जाएगा। ऐसे मत समझो कि इसका अगर ब्रेकआउट आ गया तो अभी जो 1650 का भाव चालू है वो डायरेक्टली 3000 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है बिकॉज वो ट्रेंड लाइन भी इतना ज्यादा टाइम फ्रेम का नहीं है। बट वही अगर ट्रेंड लाइन बहुत बड़े टाइम फ्रेम का रहेगा ना, लाइक रिलायंस फॉर दैट मैटर, ये भी देखो ये वाला जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ रिलायंस का वो 9 साल का ट्रेंड लाइन था। 9 साल का ट्रेंड लाइन उसने ब्रेकआउट किया जब फाइनली, तब वो 480 का शेयर प्राइस डायरेक्ट गया 2500 तक। ठीक है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ट्रेंड लाइन ज्यादा टाइम फ्रेम का रहेगा तो उसका ज्यादा इंपैक्ट मिल, ज्यादा आपको हायर साइड पे शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। हाउ टू फाइंड सच स्टॉक्स, आपको इधर जाके ना ऐसे लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैंने करके रखा है। लिस्ट क्या है, इंडेक्स के लिस्ट है, मतलब इंडेक्स के अंदर कौन से स्टॉक्स है ना वो सारे इधर डाले हैं मैंने। ठीक है, ये आपको लिस्ट ना इधर से भी मिल जाएगा एनएससी के साइट से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे जाओ। इधर आपको अगर शेयर प्राइसेस मतलब कंपनीज के नाम चाहिए ना तो क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एनएससी के साइट पे जाओ, मार्केट डेटा पे जाओ एंड इधर इक्विटी एंड एसएमई मार्केट इस पे क्लिक करो। ठीक है, मार्केट डेटा, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, इधर जाके ना आपको इधर बहुत सारे इंडेक्स मिलेंगे। ठीक है, इतने सारे इंडेक्स है इधर। इधर निफ्टी 50 के अंदर जो भी शेयर्स है वो इधर सारे दिखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इधर से शेयर प्राइस कॉपी करो, मतलब शेयर का नाम कॉपी करो, इधर जाओ, इधर ऐड के ऊपर क्लिक करो, इधर वो नाम डालो एंड इधर ऐड के ऊपर क्लिक करो, तो क्या होगा ये वॉच लिस्ट में आपके फिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके ये सारे जो नाम है ना, ये सारे शेयर्स का एक लिस्ट बना, जो मैंने इधर निफ्टी 50 का एक लिस्ट बनाया है। ठीक है, ये सारे इधर जब आप डाल दोगे ऐसे अलग अलग इंडेक्स बना, चाहिए तो निफ्टी मिड कैप का बनाओ, निफ्टी मिड कैप का 150 शेयर्स का लिस्ट है, इधर 150 शेयर्स है ये सारे। ठीक है, क्या करो इधर जाओ, एक नया वॉच लिस्ट बनाओ एंड वो सारे शेयर प्राइस इधर ऐड करो। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको जा जाके ना देखना है, ऐसे महीने में एक बार, महीने में एक बार जाओ, कोई ऐसे सारे स्टॉक्स को ना ऐसे जल्दी 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 जाके स्कैन करो कि क्या कर रहा है, कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है। ये देखो अभी एनटीपीसी ने इसका ये वाला जो ट्रेंड लाइन है 2008 से 2021 तक ये जो ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट दिया। अभी ये ब्रेकआउट देने के बाद देखो कितना बड़ा उसको मोमेंटम मिला हमें। ठीक है, सो ऐसे आपको मौके मिलेंगे। ठीक है, ऐसे जल्दी जल्दी जाके ना ये सारे स्टॉक्स ओपन करने हैं एंड सब में ना ऐसे ट्रेंड लाइंस मार के रखने। ये देखो बजाज फाइनेंस के ये मेरे ट्रेंड लाइंस मार के रखे, किधर क्या भाव है किधर क्या करेगा ये मुझे पता है। ठीक है, ये देखो ये भी इंडसइंड बैंक। ठीक है, कोई कोई मैंने निकाल भी दिए हैं एग्जांपल बताने समय। देखो अल्ट्राटेक सीमेंट, ऐसे जाके ना सारे
चार्ट्स ओपन करो, सब में ट्रेंड लाइंस मार के रखो, एंड महीने में एक बार सारे चार्ट्स एक बार क्विकली देख लेना, तो आपको दिख जाएगा। अभी देखो डॉक्टर रेड्डी का ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट हो गया इधर, ठीक है, इधर एक ब्रेकआउट आया है, तो ये ऊपर चला गया, बराबर। सो ऐसे ही आपको सारे ये मिल जाएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। सो जिसको ये पता था, ये ट्रेंड लाइन जिसने मार के रखा था, तो जिसको इधर ये ब्रेकआउट मिल जाएगा वो उधर बाय करेगा, बराबर। सो ऐसे ही आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। अभी नहीं, टेल मी बेस्ट 10 स्टॉक्स, ये मैं नहीं बताऊं, आपको जाके खुद से ढूंढने। मैं सिर्फ आपको सिखाने वाला हूं कि आपको कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा स्टॉक मुझे जाके लेना है, ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। ओके, मैं अभी बता रहा हूं, कोई भी इधर टिप नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ ना नॉलेज दिया जाएगा कि स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिसको पोटेंशियली बाय करना है वो वाला, ठीक है। आपको टिप नहीं दिया जाएगा कि ये 10 स्टॉक है जाके बाय करो, नॉट एट ऑल, आपको वो खुद से फाइंड आउट करने हैं। यस, ट्रेंड लाइन फेक ब्रेकआउट भी देता है, उसके तरफ हम बाद के सेशंस में आएंगे, ये फेक ब्रेकआउट के कैसे पकड़ना है। हाँ, अभी ना सब टाइम फ्रेम के बारे में पूछ रहे हैं, तो अभी हम टाइम फ्रेम में आएंगे। सबको एक क्लियर हो गया, हमारे ये सारे चीजें क्लियर हो गई है ऑलरेडी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी ना कैंडलस्टिक पैटर्न के तरफ आने से पहले हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखते हैं। ओके, नाउ टू डू दिस एनालिसिस आपको ना 3 टाइम फ्रेम्स पता रहने चाहिए, एक बड़ा टाइम फ्रेम, एक आपका खुद का टाइम फ्रेम, एंड एक छोटा टाइम फ्रेम, ठीक है। दीज 3 टाइम फ्रेम्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, हायर टाइम फ्रेम, योर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, राजा, वजीर, प्यादा। इसके नाम है तीनों के, राजा, वजीर एंड प्यादा, लिख के लो चाहिए। These 3 time frames are important: higher time frame, your own time frame and lower time frame. अभी your time frame में आप क्या करोगे, एंट्री लोगे, इधर जाके आपको एंट्री लेना है, ठीक है। इधर आप चार्ट एनालाइज कर रहे हो, जो भी आप चार्ट ओपन करते हो ना, इधर आपको बाय करना है या सेल करना है, उसके बेसिस पे, ये टाइम फ्रेम के बेसिस पे आप एनालिसिस करोगे कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में। ओके, अभी आपको कौन से दिशा में सोचना है ये कौन बताएगा, ये वाला टाइम फ्रेम, ठीक है। ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस टाइम फ्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट। हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। ओके, जो आपका हायर टाइम फ्रेम है ना, उसका जो डायरेक्शन रहेगा, अगर वो बुलिश है तो बाय करो, अगर वो बेरिश है तो सेल करो। ये आपको हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर ये बुलिश रहेगा ना, इफ इट इज बुलिश देन बाय, आपके खुद के टाइम फ्रेम में, वजीर वाले टाइम फ्रेम में आपको बाय करना है। अगर ये बेरिश है तो आपको सेल करना है। इसके उल्टा मत करो, अगर ये बुलिश बोल रहा है, ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है कि आपका राजा, इसका ये राजा है एंड इसका डायरेक्शन में इधर लिख रहा हूं, ठीक है, एंड वजीर, ठीक है, इसका भी डायरेक्शन। नाउ इफ राजा इज बुलिश, मतलब वो ऊपर जा रहा है, कभी कभार ना हमारा वजीर टाइम फ्रेम बेरिश रहता है एंड वो नीचे जाता है। इन दिस कंडीशन कैन एनीवन टेल मी हम क्या करेंगे।
व्हाट वी विल डू, अगर मेरा बाय नहीं, इग्नोर, परफेक्ट, हमारा एक्शन रहेगा इग्नोर, डू नॉट डू एनीथिंग, डोंट ट्रेड। अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम बुलिश है एंड मेरा खुद का टाइम फ्रेम अगर नीचे जा रहा है, आई विल नॉट डू एनीथिंग, बट व्हाट विल आई डू, आई विल वेट फॉर वजीर टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ राजा टाइम, राजा मतलब हायर टाइम, ये समझ लो, राजा मतलब सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाला रहता है ना, तो वो जो कर रहा है ना वो प्रजा को फॉलो करना पड़ेगा। अगर राजा बोल रहा है कि मैं ऊपर जाने वाला हूं, तो प्रजा भी उसके साथ ऊपर ही जानी चाहिए। अगर राजा बोल रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूं, तो प्रजा भी उसके साथ नीचे जानी चाहिए। राजा के उल्टा अगर प्रजा करती है तो राजा मार देगा प्रजा को, दूसरी प्रजा ढूंढ लेगा वो, ठीक है। राजा के उल्टा आपको नहीं करना है कुछ भी। प्यादा हम थोड़ी देर के बाद आए, ठीक है, प्यादा के बारे में मैं बाद में बताता हूँ आपको कि कैसे उसको यूज करना है। अभी अगर आपका उल्टा जा रहा है, वजीर वाला टाइम फ्रेम उल्टा जा रहा है राजा के, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हाथ ऐसा करके बैठ जाना, ठीक है। एंड आपको वेट करना है जब ये वजीर फिर से ऊपर जाने लगेगा। तो ये जो ऐसे सिनेरियो रहता है ना कि आपका राजा अगर, इस 2 मिनट, राजा अगर आपका राजा अगर आपका ऊपर जा रहा है मतलब बुलिश है, तो ये जो ऐसा वजीर वजीर नीचे आता है ना उंगली करने के लिए, उसके साथ नहीं जाना है, ठीक है। ये ऐसे केस में ना आपको ट्रेड नहीं लेना है कुछ भी, डोंट डू एनीथिंग। जब ये ऐसे करके फिर से ऊपर जाने लगेगा ना, ऐसे बाय सिग्नल दे देगा, इधर इधर कुछ तो बाय सिग्नल आना चाहिए, सो यू विल बाय हियर, ठीक है, बाय हियर। एंड ये ऐसे ऊपर जाएगा ना राजा के साथ, ये जो ये रहेगा डायरेक्शन पूरा या फिर ट्रेंड रहेगा, उसको आपको कैप्चर करना है ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। बट ऐसे जब ये नीचे जाने लगेगा, इधर सेल मत करो, डोंट सेल हियर, वेट फॉर इट टू रीअलाइन विद द हायर टाइम फ्रेम, बट बाय हियर, इधर जाके आपको बाय करना है, ओके। एंड ये ऊपर जाएगा तब इसको कैप्चर करना है। इशू क्या आएगा, लोगों का इशू क्या आता है, जब ये ऐसे नीचे जाने लगता है ना, वो सेल करते हैं एंड उनको लगता है कि ये बहुत नीचे गिरेगा इधर से, एंड वो बड़े बड़े टारगेट्स रखते हैं। अगर आप इधर सेल कर रहे हो ना, तो छोटे टारगेट्स रखो। इफ यू आर सेलिंग एट दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे अगर आप सेल कर रहे हो, तो छोटा टारगेट लो नीचे वाला एंड एग्जिट मारो, बड़े बड़े टारगेट्स के लिए मत रुको। अगर इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन, जाओ ही मत, मैं तो बोलूंगा कि उल्टा ट्रेड करो ही मत, बट इवन इफ अगर आप कर रहे हो तो क्या करो, इफ यू आर trading against the direction of higher time frame, then take smaller targets, ठीक है। छोटा सा टारगेट लो, जो आप यूजुअली लेते हैं ना, उतना बड़ा टारगेट लेने के लिए मत बैठो, क्योंकि वो कब आपको पागल बना के ऊपर चला जाएगा ना, आपको नहीं समझेगा, ठीक है। छोटा टारगेट लो, छोटा प्रॉफिट कमाओ एंड खुश रहो उससे। एंड बेस्ट वे, उल्टा करो ही मत, उल्टा, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका छोटा टाइम फ्रेम मतलब वजीर टाइम फ्रेम राजा के टाइम फ्रेम से उल्टा जाने लगता है ना, तब वो एकदम छोटा छोटा कैंडल बना के जाता है, मतलब एकदम स्लोली ऊपर ऊपर जाता है, ठीक है। अगर आपका ऐसे देखो कि ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का एग्जांपल लो। बैंक निफ्टी अभी बेरिश चालू है ना, तो
हायर टाइम फ्रेम अगर मेरा बेरिश है, ऐसे ऐसे जो पूरा बेरिश जा रहा है ना, उधर देखो जब ये नीचे आता है तो एकदम तेजी से नीचे आता है, बट जब ये ऊपर जाता है तो एकदम छोटा छोटा कैंडल बना के ऊपर जाता है। ठीक है, बिकॉज ये जब ऊपर जा रहा है ना तो ये एक्चुअली उल्टा जा रहा है अपने हायर टाइम फ्रेम के। तो ये जब उल्टा जाने लगता है एंड छोटा छोटा कैंडल बना के ऊपर जाता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इधर, अगर स्पेसिफिकली आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो। क्योंकि ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा क्विक मोमेंटम चाहिए, बराबर। वही अगर एकदम धीरे धीरे मोमेंटम आता है तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। ये क्यों कैसे ये आगे सोचेंगे एमएमओसी में जब हम जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट समझ लो कि हमारा जब छोटा वाला टाइम फ्रेम बड़े वाले टाइम फ्रेम के उल्टा जाने लगता है तो वो बहुत धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है, बट वो जब फिर से टर्न होके अपने हायर टाइम फ्रेम के साथ जाने लगता है तब तो वो एकदम क्विक मोमेंटम में नीचे आता है। तो ये देखो इसका मोमेंटम देखो, नीचे आने का मोमेंटम देखो, बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आता है। बट ये जब ऊपर जा रहा है तो एकदम धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये भी देखो ऊपर जा रहा है तो बहुत धीरे धीरे, नीचे आ रहा है तो एकदम क्विकली। सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है। आएंगे व्हाट इज हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम, इसके पास भी आएंगे। मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको ट्रेड करना है। अभी हम आते हैं, ये देखो ये राजा वजीर प्यादा है। ठीक है, राजा के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि मुझे कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ठीक है, वजीर वाले टाइम फ्रेम में आपको जाके कंफर्मेशन लेना है कि आपको पैटर्न देखना है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह कुछ तो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एंड लोअर टाइम फ्रेम में प्यादा में जाके आपको एंट्री लेना है। तो आप एंट्री वजीर में भी ले सकते हो, रिफाइंड एंट्री के लिए आपको प्यादा में आना है, मतलब क्या अर्ली एंट्री। अर्ली एंट्री आपको लोअर टाइम फ्रेम में मिलेगा। ठीक है, ये कैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं। अभी पहले ना आप ये चार्ट देख लो, ये चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने बुक में लिख के लो पूरा। मैं वेट करूंगा थोड़ा, आई विल नॉट डू एनीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, जस्ट राइट दिस डाउन। अगर हो जाएगा तो चैट बॉक्स में डाल दो कि हो गया। ओके, अभी इसका महत्व क्या है वो देखेंगे ना। व्हाट इज पोजिशनल। पोजिशनल मतलब आप, थोड़ा एक्सेल पे आता हूं मैं, मुझे एक्सेल पे अच्छा लगता है। तो इधर नाउ आई एम राइटिंग हियर राजा वजीर एंड प्यादा, दो छोड़ो ऐसे लिखो। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, दिस इज ड्यूरेशन ऑफ ट्रेडिंग। कुछ कुछ लोग ना स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, दे लाइक टू डू स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग मतलब एकदम क्विक ट्रेडिंग रहता है। ठीक है, इधर आपको ना आपका राजा पकड़ना है 15 मिनट का, वजीर पकड़ना है 5 मिनट का, प्यादा पकड़ना है 1 से 3 मिनट का। क्यों कैसे वगैरह वो सब बाद में देखेंगे कि क्या करना है। हाँ, मैं इधर लिख के देता हूं कि डायरेक्शन सेटिंग राजा के बेसिस पे होगा। ओके, वजीर में जाके आपको एंट्री करना है एंड इधर अर्ली एंट्री करना है। ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप 5 मिनट में जाके एंट्री लोगे एंड आप 15 मिनट के डायरेक्शन में ट्रेड लोगे। 15 मिनट का जो भी डायरेक्शन रहेगा ट्रेंड का
वो डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। ओके, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग इंट्राडे, देन आपका अवरली टाइम फ्रेम जो रहेगा वो है आपका राजा। 15 मिनट का है वजीर एंड 5 मिनट्स है आपका प्यादा। 1 ओवर के डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, 15 मिनट में जाके एंट्री करना। ना व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? मतलब आप 2 से 3 हफ्ते के लिए आप पोजीशन ले रहे हो। मतलब अगर आप आज बाय कर रहे हो तो आप ऐसे सोच रहे हो कि आपको 2 से 3 महीने के लिए ये पोजीशन को कैरी करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका वीकली टाइम फ्रेम जो है वो रहेगा राजा, डेली रहेगा आपका वजीर एंड अवरली रहेगा आपका प्यादा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज पोजिशनल। ठीक है, ये आपका 2 से 3 महीने का रहता है। ठीक है, इससे अगर आप जाने लगते, इससे आगे अगर आप जाने लगते हो तो आप बेसिकली इन्वेस्टिंग में जा रहे हो, तो उसका पूरा बॉल गेम ही अलग है कि उसके लिए आपको क्या क्या देखना पड़ता है। 2 से 3 महीने से ज्यादा आपको अगर होल्ड करना है तो वो इन्वेस्टिंग में चला जाता है बहुत बार, एंड वो फंडामेंटल नॉलेज आपको पता रहना चाहिए उसके लिए। ठीक है, नाउ फॉर पोजिशनल आपका एक मंथली आपका राजा रहेगा, वीकली आपका वजीर रहेगा एंड डेली में आपको जाके एंट्री करना। ठीक है, सबको क्लियर है कि कैसे करना है? अभी हम ये चार्ट पे देखेंगे। मैं कुछ कुछ एग्जांपल लूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। ओके, एक टाटा मोटर्स का एग्जांपल है, क्या करना है कैसे करना है ये। हाँ, अभी अगर मैं आपको एकदम हायर टाइम फ्रेम का मतलब पोजिशनल वाला अगर आपको एग्जांपल बताने वाला हूं, वो सेम एग्जांपल आपको सिर्फ टाइम फ्रेम बदल के कॉन्सेप्ट सेम रखना है, वो स्कैल्पिंग में भी सेम चलेगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको जाके ये देखो एक मंथली टाइम फ्रेम का एग्जांपल बताने वाला। ठीक है, इधर क्या हुआ है कि मेरा एकदम से बुलिश ट्रेंड चालू था। ठीक है, तो मंथली में मेरा राजा क्या बोल रहा है, मुझे बाय करना, मतलब ऊपर जाना। वीकली में क्या हो रहा है कि मेरा प्राइस नीचे आ रहा था। ठीक है, ये करेक्शन हो रहा है पूरा ये वाला। ओके, एंड दिस कैंडल इज कंफर्मिंग कि इधर से प्राइस ऊपर जा सकता है बिकॉज इट इज अ हैमर। ओके, ये बुलिश कैंडलशिप पैटर्न आ गया ना, तो दैट इज अ बुलिश साइन। ये कैंडल के बेसिस पे हम बाय करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज एन एंट्री कैंडल। या फिर इसका कंफर्मेशन आने के बाद, मतलब ऐसे वाले कैंडल्स आने के बाद हम यूजुअली बाय करते हैं। डायरेक्टली ये कैंडल पे बाय करने नहीं जाते बिकॉज कुछ तो ये कैंडल आने के बाद भी कुछ तो ऊपर जाने वाला मोमेंटम दिखना चाहिए। सो एक्चुअल में एंट्री ये वाले कैंडल्स पे होता है कि ये कैंडल आया, एक बुलिश रिवर्सल कैंडल आया इधर जो हैमर बोला जाता है, ये आने के बाद ऐसे सब्सिक्वेंट ग्रीन कैंडल्स बने, मतलब लोग इधर कंफर्म कर रहे हैं कि मुझे ऊपर जाना। ओके, सो मेरा अभी क्या हो रहा है, वजीर वाला टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के साथ रीअलाइन हो रहा है। हायर टाइम फ्रेम तो मेरा बुलिश ही था, और मेरा वजीर भी अभी जो नीचे आ रहा था कोई सर्टन टाइम के लिए, वो अभी ऊपर जाने लगा है। ओके, एंड अगर मैं डेली में जाता हूं तो ये देखो, मुझे अर्ली एंट्री मिलने के लिए इसका फायदा होता है जब ऐसे ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट आता है। ठीक है, ऐसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वगैरह कुछ तो आ गए ना नीचे वाले टाइम फ्रेम में, मतलब छोटे वाले टाइम फ्रेम्स में, तो मुझे और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाता है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, सो आपको इधर जाके ना, प्यादा में जाके ना, अर्ली एंट्री के लिए ना आपको ट्रेंड लाइन TLBO एंड TLBD, मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, ये देखना है। ये आपको इधर जाके देखना है प्यादा में। ठीक है, बिकॉज वो उधर जाके क्विकली दिखने को मिलता है, वही वजीर में जाके देखने के लिए आपको टाइम लगेगा। यूजुअली वजीर में जो प्यादा में जो ट्रेंड लाइन दिखेगा ना, वो कभी कभार वजीर में नहीं दिखता है। सो ये वाला टाइम फ्रेम में आके, छोटे वाले टाइम फ्रेम में आके आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखना है। सबको क्लियर है?
एक मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी। ओके, फिर से मैं बताता हूं। मैं ना पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से सोच रहा हूं। ओके, आई एम थिंकिंग इन द टर्म्स ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके, पोजिशनल ट्रेडिंग में मेरा टाइम फ्रेम्स क्या है? अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो आप मंथली टाइम फ्रेम देखोगे। मंथली टाइम फ्रेम का आप जाके ट्रेंड देखोगे कि क्या है। वो इधर मुझे क्या दिख रहा है, सब बता सकते हो कौन सा ट्रेंड चालू है? व्हाट इज द ट्रेंड हियर? मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है? बुलिश। ठीक है ना? मैं क्या करूंगा, मैं मेरे वजीर वाला टाइम फ्रेम में आऊंगा जो है वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, एक टाइम फ्रेम नीचे वजीर होता है, एक टाइम फ्रेम ऊपर राजा होता है। ओके, अभी मैं वजीर में आऊंगा। मुझे बोलो कि जब ये नीचे जा रहा था, विल आई सेल हियर? ये जब ऐसे नीचे जा रहा था, इसके बेसिस में मैं सेल करूंगा क्या? जस्ट टेल मी यस और नो। नो, बराबर। बट आई विल वेट फॉर द वजीर टाइम फ्रेम टू रीअलाइन विद द हायर टाइम फ्रेम। सो अगर मेरा वजीर कोई तो बाय सिग्नल देता है, ऐसे वाले जो बाय सिग्नल है उसको मैं देखूंगा, उसको मैं ढूंढने का कोशिश करूंगा। तो ऐसे वाले जो बाय सिग्नल आते हैं, ये वाले, ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो इसके ही आगे मैं बताने वाला हूं कि कौन से रहते हैं। ओके, सो ऐसे अगर मुझे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते हैं जो रहते हैं बाय सिग्नल, आई विल बाय ऑन दिस बाइंग सिग्नल्स एंड वेट फॉर हायर टारगेट्स। ठीक है, सो दिस इज टेलिंग मी कि मेरा वजीर टाइम फ्रेम जो है ये मेरे हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो रहा है। ओके, अगर ये अलाइन हो रहा है, रीअलाइन हो रहा है, सो इसके बेसिस पे मैं बाय करूंगा। ओके, दिस इज माय बाय सिग्नल, आई विल बाय हियर। एंड मैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा एंड मुझे अर्ली एंट्री मिल रहा है क्या, ये देखूंगा। तो ये देखो, इधर जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ रहा है ये वाला, आप ये भी पकड़ सकते हो या फिर ये पकड़ सकते हो। ठीक है, ये वाले जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, या ये आपको और ज्यादा कंफर्मेशन देते हैं कि प्राइस इधर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो दीज आर अर्ली कंफर्मेशन कि प्राइस इधर से ऊपर जाने वाला है। तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में आके जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वगैरह देखने। ठीक है, जो इधर दिख रहा है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? और भी एग्जांपल देंगे, डोंट वरी। एक और मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो थोड़ा बैंक निफ्टी निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। इधर ना इंट्राडे के हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि इधर यूजुअली सारे लोग इंट्राडे ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, ये पूरा एग्जांपल लेते हैं। इधर अगर आप देखते हो ना, तो इधर से एक डबल बॉटम, ये डबल बॉटम वगैरह में नहीं जाता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, चलेगा, यही एग्जांपल लेते हैं। इधर इधर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली दिखेगा ही मुझे। तो अवरली में अगर मुझे दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पहले ही हो गया था एंड प्राइस इधर से बुलिश हो रहा है एंड ऊपर जा रहा है। ओके, तो दिस इज माय राजा टाइम फ्रेम। अवरली इज माय राजा टाइम फ्रेम, बिकॉज मैं अभी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आई एम ट्रेडिंग इंट्राडे। तो मैं अवरली टाइम फ्रेम को देख के मेरा ट्रेंड डिसाइड करूंगा। ओके, तो अवरली अगर मेरा बुलिश है तो मुझे लोअर टाइम फ्रेम में जो भी बुलिश सिग्नल मिलेगा ना, वो बुलिश सिग्नल पे मैं बाय करूंगा। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे जो नीचे आने लगता है, ठीक है, उसके बाद ये जो टर्न आता है ना, ऐसे हायर लो कर रहा है ना, टेक्निकली ये हायर लो ही कर रहा है। तो ये हायर लोस पे मैं बाय करूंगा। ओके, या फिर ये देखो, ये देखो, ये जो नीचे आया इधर, इधर मुझे सेल नहीं करना है, बट व्हेन आई गेट सच काइंड ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, अभी मुझे सिर्फ देखना है कि किसको पता है, जिसने रिकॉर्डिंग देखा रहेगा ना, उसको ये पता रहेगा कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। कैन एनीवन टेल मी विच कैंडलस्टिक पैटर्न इज दिस?
बुलिश पियर्सिंग, बुलिश पियर्सिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, ये आएंगे हम इसके बाद में आने वाले हैं। तो ऐसे कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं ना, तो ये कैंडल के बेसिस पे आपको बाय करना है। ओके, सो व्हेनेवर यू गेट सच काइंड ऑफ हायर लोस एंड ऑन दोस हायर लोस ऐसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैंडल्स आपको बाय करना है, ठीक है। इधर भी देखोगे एक बुलिश पियर्सिंग कैंडल था, यू कुड हैव बॉट हियर एंड आपको हायर टाइम फ्रेम के टारगेट्स मिल जाते। और मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो अभी थोड़ा बेरिश एग्जांपल लेते हैं, आज का ही लेते हैं ना। मैंने अभी मेरा एग्जांपल बताया कि ये जो नीचे जा रहा है ट्रेंड तो डाउन है, राजा वाले मतलब हायर टाइम फ्रेम का मेरा ट्रेंड डाउन है, मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मैं 15 मिनट में जाऊंगा एंड मैंने इधर बाय नहीं किया था, मैंने बिल्कुल भी इधर बाय नहीं किया, मैं वेट कर रहा था कि मुझे कुछ तो नेगेटिव पैटर्न मिल जाएगा। सो ये मुझे इधर मिल गया टॉप पे, ये जो इन्वर्टेड हैमर आया ना, दैट इज अ बेरिश सिग्नल विच इज टेलिंग मी कि मेरा मेरा वाला टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के साथ अभी रीअलाइन हो रहा है। सो आई सोल्ड हियर बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस पे सेम एक नेगेटिव कैंडल बन रहा है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल सेल हियर एंड आई विल कवर दिस एंटायर रैली, ठीक है। तो ऐसे जब उल्टा जाने के बाद फिर से मुझे संकेत मिल रहा है कि ये हायर टाइम फ्रेम के साथ रीअलाइन हो रहा है, सो आई विल डू अकॉर्डिंगली एंड आई विल सेल हियर। तो ये इन्वर्टेड हैमर वगैरह जो आते हैं ना, ये कैंडल्स को मुझे पकड़ना है, ठीक है। इधर भी देखोगे, हाँ, इधर भी एक बार देख लो कि ऐसे अभी ना इसको प्यादा को भी हम इनकलकेट करते हैं हमारे एनालिसिस में, ठीक है। अभी ये तो पूरा बेरिश ही है। अब इधर देखोगे ना, ये वाला जो चीज थर्सडे के दिन को हुआ था, ठीक है, इधर क्या हुआ था, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन। ये देखो इधर ये जो ट्रेंड लाइन था, अब छोटे टाइम में और छोटे टाइम फ्रेम में गया हूं 5 मिनट वाले, इधर मुझे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन मिला। सो यू कुड हैव सोल्ड हियर, आपने पुट वगैरह बाय किया रहता तो ये पूरा रैली मिल जाता। इधर हीरो जीरो का ट्रेड जो रहता ना, वो ये वाला रहता। इधर आपने अगर बाय किया रहता पुट, आप नीचे तक अगर इसको कैरी कर देते तो ये पुट जो आपने बाय किया रहता वो 3 या फिर 4 गुना हो गया रहता, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड। हायर टाइम फ्रेम मेरा बेरिश है, तो लोअर टाइम फ्रेम्स में मुझे कोई तो ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जो मुझे बता रहे हैं कि वो रीअलाइन हो रहे हैं हायर टाइम फ्रेम के साथ, एंड उससे भी छोटे टाइम फ्रेम में मतलब प्यादा वाले टाइम फ्रेम में मैं जा रहा हूँ एंड मुझे इधर कोई ब्रेक डाउन मिल रहा है ट्रेंड लाइन का, तो और भी अच्छा है, मैं इसको ये ब्रेकडाउन को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेड कर पाऊंगा, ठीक है। बट ये जब उल्टा जाने लगता है ना, ये देखो ये उल्टा जाने जब लगता है वो बहुत बार सस्टेन नहीं हो पाता है। जिसने इसको ये जो उल्टा जा रहा है इसके बेसिस पे अगर बाय किया रहता उसके तो अगले दिन ही वाट लग गई रहती, बिकॉज प्राइस तो नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको बाय नहीं करना है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म बाउंस है, ये बाउंस इतना ज्यादा सस्टेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। रोल ऑफ प्यादा इज आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखना है लोअर टाइम फ्रेम में जाके। ऐसे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल जाते हैं उनको कैच करना, यही बेसिक उसका अंडरस्टैंडिंग है। ये यूएसडी आईएनआर का मैं एग्जांपल लेता हूं एक और। अगर आप ये चीज देखोगे ना, हाँ, इधर हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से चालू करते हैं। डेली में अगर आप देखते हो तो ये इधर बुलिश होके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आवरली में मुझे जाके ऐसे वाले जो पॉइंट्स आते हैं ना, जब ये ऐसे नीचे जाता है एंड एक बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है, ये कैंडल्स पे मुझे बाय करना है, ऐसे वाले कैंडल्स पे मुझे बाय करना है, ठीक है। एंड मुझे और छोटे टाइम फ्रेम में जाके इससे भी छोटा टाइम फ्रेम में जाना है एंड मुझे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ढूंढना है। तो ये जब ऐसे आ जाता है ऐसे, ठीक है,
ये ट्रेंड लाइन बना था, या फिर आप इसको भी ले सकते हो, ये और भी परफेक्ट है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो आया था इधर, इसके बेसिस पे मुझे और ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाता है कि इधर से प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम बुलिश है तो लोअर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फाइंड आउट करने का ट्राई करो। अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम बेरिश है तो लोअर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन फाइंड आउट करो। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम bullish, then go and find, see Meghna, we don't do live analysis, वो जाके आपको खुद से करना है। we are not going to discuss nifty for Monday, मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा कि आपको करना क्या है, अप्लाई आपको खुद ही जाके करना है। ठीक है, सो हायर टाइम फ्रेम अगर मेरा बुलिश है, सो गो एंड फाइंड ट्रेंड लाइन breakout on lower time frame, because ये ब्रेकआउट वर्क होने का चांस ज्यादा है, बिकॉज मेरा हायर टाइम फ्रेम बुलिश ही है। सो अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम बुलिश है एंड मेरा लोअर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है तो ये वर्क होने का चांस ज्यादा रहता है। बट वही अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, लोअर टाइम फ्रेम में आपको अगर ब्रेक डाउन दिख रहा है तो वो वर्क होने का चांस कम रहता है। So probability of that working is lower. Okay, वही higher time frame is bearish. Go and find trend line break down on lower time. ठीक है, सिंपल है, ये भी लिखता हूं, do not trade trend line breakout on lower time frame, and either do not trade trend line break down on lower time frame. करेक्ट, इधर इधर ब्रेक डाउन आएगा एंड इधर डू नॉट ट्रेड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऑन लोअर टाइम। अभी सबको समझ में आया कि कैसे करना है? लो चांस ऑफ वर्किंग एंड इसका हाई चांस ऑफ वर्किंग। लिख के लो क्या करना है जाकर। ये बुलिश सिनेरियो, ये बेरिश सिनेरियो। ठीक है, अपर्णा मैम कल का जो पीडीएफ है ना, ये इनको भेजना रह गया है तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो। ओके। ब्रेकआउट देखने के लिए टूल एक ही है, ट्रेंड लाइन मार्क करना पड़ेगा आपको। ट्रेंड लाइन ये वाला जो रहता है ना, इधर जाके ये देखो, ये वाला जो टूल है ना, इसको ही आपको मार्क करना है एंड आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वगैरह मिल जाएगा। या फिर हॉरिजॉन्टल अगर ट्रेंड लाइन मारना है ना, अभी ये ट्रेंड लाइन मार के आप ऐसे स्लोपिंग ट्रेंड लाइन मार सकते हो। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मारने के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऐसे लगा सकते हो आप, तो एकदम 180 डिग्रीज का वो लाइन लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम फ्रेम एनालिसिस। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दैट। अभी ना हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे आएंगे। ठीक है, ये बहुत सारे आपको पता ही रहेंगे, मैं अभी रिफाइन कर रहा हूं थोड़ी बहुत। ठीक है, दो टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। एक, ओके, देयर इज बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न
एंड बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। पहले ना बुलिश रिवर्सल से चालू करते हैं। बुलिश स्टिक पैटर्न। ओके, बुलिश कैंडलस्टिक पे क्या रहता है, एक ग्रीन कैंडल रहता है बेसिकली। ओके, उसके पैटर्न अगर देखने जाएंगे ना तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके। आई एम होपिंग कि आपने ये देखा है, आपका रिकॉर्डिंग देख के आए हो तो आपको समझ में आएगा। क्विकली कवर करेंगे बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को पता भी रहता है। अगर आप रिकॉर्डिंग में देखोगे ना उस पर भी ये बहुत इन डिटेल कवर किया है। ठीक है, ये क्या है मुझे सिर्फ देखना है कि किसको क्या पता है। ठीक, मुझे बताओ ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार। ठीक है, सो इट इज अ मॉर्निंग स्टार विच इज अ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ये है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार। ठीक है, नाउ ऑल दीज बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड के बॉटम में आने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा बेरिश ट्रेंड रहेगा ना तो इधर आने चाहिए वो, ये वाले पॉइंट पे। एंड इधर अगर ये वाले कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं ना, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो अभी मैं आपको बताऊंगा, वो अगर इधर आते हैं तो प्राइस इधर से ऊपर जा सकता है। ओके, इफ दे कम एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड देन प्राइस इधर से ऊपर जा सकता है। ओके, प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस इधर से टर्न होके ऊपर जाएगा अगर ये बॉटम ऑफ द ट्रेंड में आते। सो इसमें क्या रहता है, ये है मॉर्निंग स्टार, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है एंड ये ऐसे दिखता है। ये फर्स्ट रेड कैंडल रहता है उसमें, एंड ये जो थर्ड कैंडल है ना वो इंपॉर्टेंट है, जो ये रेड कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज करना चाहिए। ओके, मैं आपको अगर चार्ट में दिखाऊं 15 मिनट में वगैरह बहुत बार दिखाई देता है। ये देखो बॉटम में, देखो ये देखो, जब ये बॉटम ऑफ द ट्रेंड में आया तब इसने प्राइस को ऊपर ढकेल दिया। ओके, सो दिस इज मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये बॉटम ऑफ द ट्रेंड में आना चाहिए। जब ये ऐसे नीचे आता है तब वो प्राइस को ऊपर ढकेलता है। और भी आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं, ये देखो, दिस इज काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार। ये इसमें 4 कैंडलस्टिक आए हैं बट फिर भी चलता है। अगर आप ये 2 कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे ना तो ये पूरा रेड कैंडल बन जाएगा। ये तीसरा कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ये रेड कैंडल के बीच के पॉइंट के ऊपर क्लोज कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज मॉर्निंग स्टार जो बॉटम ऑफ द ट्रेंड में आना चाहिए। और भी अगर आपको, हाँ ये देखो एकदम परफेक्ट एग्जांपल मॉर्निंग स्टार। ठीक है, बॉटम ऑफ द ट्रेंड में एंड प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, ये होता है मॉर्निंग स्टार। ऑल्सो अगेन हियर देखो, ये पूरा आप मॉर्निंग स्टार पकड़ सकते हैं। कभी कभार आपको ये कैंडल्स को कंबाइन भी करना पड़ता है बट वो चलता है। अगर आप वो कर पाते हो तो वो चलेगा। ठीक है, 3 या 3 ही रहने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन कंबाइन दिस कैंडल्स एज वेल। ओके, कंसेप्ट को समझ लो। नाउ आफ्टर दैट वी हैव बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या रहता है, फर्स्ट कैंडल रेड रहता है एंड दूसरा जो कैंडल रहेगा ना वो पूरा उसको एनगल्फ कर देता है। मतलब ये वाला बुलिश एनगल्फिंग, ये सारे इधर दिखाई दिए हैं। ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा तो उसमें भी समझ में आएंगे। ओके, एवरीथिंग इज देयर इन योर पीडीएफ। ये पीडीएफ अपर्णा मैम आपको दे देंगी आपके ग्रुप पे, आपको समझ में आएगा। इसमें सिर्फ यही समझ लो कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, अगर ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये आपको जाके पीडीएफ देखना है तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे दिखता है। ओके, जस्ट ये समझने वाली बात है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न
बॉटम ऑफ द ट्रेंड में आने चाहिए एंड बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप ऑफ द ट्रेंड में आने चाहिए। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये अगर आपको कंसेप्ट पता रहेगा ना तो यू विल बाय एट अ बेटर प्राइसेस। ठीक है, अगर मेरा ऐसा ट्रेंड बेरिश है तो बॉटम ऑफ द ट्रेंड में इधर मुझे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने चाहिए। ठीक है, इधर, एंड ये अगर इधर आते हैं तो प्राइस ऊपर जा सकता है। सेम वे अगर मेरा अप ट्रेंड रहेगा तो टॉप ऑफ द ट्रेंड में आपको ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने चाहिए। तो इधर आपके बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आने चाहिए। ओके, टॉप ऑफ द ट्रेंड वो अगर उधर आते हैं तो प्राइस मेरा नीचे जा सकता है, जाएगा ही। ये क्या बोलते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। अगर ये ऐसे टॉप ऑफ द ट्रेंड में आता है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न तो प्राइस नीचे जाएगा। तो ये सारे कैंडलस्टिक आपको देखने हैं, ये पीडीएफ मिलेगा आपको, ये पीडीएफ से आपको समझ में आएगा कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न क्या रहते। तो आपको जाके ना ये चार्ट में उसको फाइंड करना है। ये मॉर्निंग स्टार में मैंने बता दिया, बुलिश एंगल्फिंग यही रहता है। ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें फर्स्ट कैंडलस्टिक अगर वो बुलिश एंगल्फिंग रहेगा तो पहला कैंडल रेड रहता है, दूसरा कैंडल ग्रीन रहता है, जो पूरा का पूरा उसको निकल जाता है। ठीक है, एंड बेरिश एंगल्फिंग में पहला कैंडल ग्रीन रहता है, दूसरा कैंडल रेड रहता है, जो पूरा का पूरा उसको निकल देता है। अगर आप बाइंग एंट्री देख कर रहे हो, मतलब ऐसा समझो कि आपका हायर टाइम फ्रेम बुलिश है। ओके, मतलब वजीर राजा आपका बुलिश है एंड आप वजीर में आके एंट्री करना चाहते हो तो आप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे। ओके, एंड अगर आपका हायर टाइम फ्रेम बेरिश है एंड अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप सेलिंग वाली एंट्री करोगे, तो आपको जाके बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना है। जो मैंने इधर किया, देखो मेरा हायर टाइम फ्रेम बेरिश था, जो मैंने ये वाला आपको एग्जांपल बताया। देखो इधर मेरा हायर टाइम फ्रेम बेरिश है, ये पूरा का पूरा। तो ये जो मेरा इन्वर्टेड हैमर आया, ये वाला अगर आप जाके देखोगे तो वो बेरिश पैटर्न है। इधर नहीं दिखाया है, हाँ ये देखो, ये वाला रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस, बेरिश पिन बार, इसको हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। ऐसा कुछ तो आता है, तो ये मेरा बेरिश सिग्नल है, आप इधर जाके सेल कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट में जाओगे ना, आपको इधर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी मिलेगा, ये वाला भी पकड़ सकते हो। इसको और छोटे टाइम फ्रेम में और भी अच्छा दिखेगा वो। हाँ ये देखा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी आपको मिल रहा है। ठीक है, छोटे वाले टाइम फ्रेम। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन वर्क होने का चांस ज्यादा है, एंड आपको ये 15 मिनट में वगैरह कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है जो इन्वर्टेड हैमर बना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल सेल। अगर वही मेरा हायर टाइम फ्रेम बुलिश रहे, ठीक है, इफ इट इज बुलिश देन ऐसे वाले जो पिन बार्स आते हैं, ये वाला, ठीक है, सेम है ना इधर। ये आने के बाद प्राइस थोड़ा थोड़ा सा समय के लिए नीचे आया, सेम लेवल को टच किया, फिर से एक पिन बार बनाया, मतलब हैमर बनाया, एंड ऊपर चला गया। ओके, सो मेरा अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश रहेगा तो लोअर टाइम फ्रेम में आके आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना है। कैन वी गेट दिस पैटर्न 1 मिनट 3 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न वेरी कैन, हाँ ये सेम सब कुछ सारे टाइम फ्रेम में सेम वर्क होता है। ओके, अगर आपके बुलिश में मतलब मंथली में जो कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा ना, वैसे वाले सेम कैंडलस्टिक पैटर्न आपके 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में भी दिखेंगे। ओके, सेम चीज सारी जगह वर्क होता है। बुलिश हरामी क्या है एक बार मैं बता देता हूं। इट इज अ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, 2 कैंडल्स रहते हैं उसमें। बुलिश हरामी में क्या रहता है, पहला कैंडल आपका रेड रहेगा ऐसे, एंड जो सेकंड कैंडल रहेगा ना वो
ऐसे उसके अंदर रहेगा। ओके नाउ हरामी मतलब हमारा हिंदी वाला हरामी नहीं। ओके हरामी इज अ जापानीज वर्ड। ओके हरामी मतलब क्या? प्रेग्नेंट लेडी। जापानीज में हरामी को बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है तो अगर कोई लेडी को आप उधर जाके हरामी बोलते हो तो वो प्रेग्नेंट रहनी चाहिए, दैट मीन्स हरामी उनके लैंग्वेज में। तो इधर क्या लॉजिक है उसका? लॉजिक को समझो, वर्ड को छोड़ दो। पहला कैंडल हमारा मदर कैंडल है। ओके सो दिस इज अ मदर कैंडल। सी ये जापानीज वर्ड क्यों यूज हुआ? बिकॉज ये कैंडलस्टिक जिसने बनाया ना, जिसने इन्वेंशन किया कैंडलस्टिक का, वो एक जापानीज आदमी ही था जिसने 1600 के साल में, मतलब 1600 ये साल में ये कैंडलस्टिक का इन्वेंशन किया था। एंड इट वाज अ जापानीज पर्सन। दैट्स व्हाई ये सारे कैंडल्स के नाम आपको मारी बोजू वगैरह ये सारे नाम है जो जापानीज नेम। सो कॉन्सेप्ट क्या है? ये हरामी है, दिस कैंडल इज अ मदर कैंडल एंड ये उसका बच्चा है। ये वाला उसका बच्चा है। बच्चा क्यों? क्योंकि ये पूरा बॉडी है ना कैंडल का, उसके अंदर है ये। सो ऐसे समझो कि ये लेडी है, उसका ये पेट है, ये पेट के अंदर ये वाला जो कैंडल है इसका बेबी कैंडल इसको हम बोलते हैं। दिस कैंडल इज अ बुलिश कैंडल। ओके प्रोबेबिलिटी इज कि इधर से ये प्राइस ऊपर चला जाएगा। ओके सो दिस इज अ बुलिश हरामी कैंडल। बेरिश क्या रहेगा? पहला कैंडल ग्रीन रहेगा। ओके तो फर्स्ट कैंडल जो मदर कैंडल रहता है वो ग्रीन रहेगा एंड उसके पेट के अंदर एक लाल कलर का बच्चा रहेगा, मतलब बेरिश हरामी। इट इज अ बेरिश कैंडल। ओके सो इधर से प्राइस नीचे जा सकता है। सो ये इधर चार्ट में कैसे दिखता है वो मैं बताता हूं आपको कि ये क्या बोलते हैं मदर कैंडल्स वगैरह कैसे दिखते हैं। एकदम क्लियर एग्जांपल अगर मैं फाइंड करने जाऊं बेरिश हरामी वगैरह, हाँ ये देखो, ये जो कैंडल है ना ये मदर कैंडल है। ठीक है इसके अंदर ये सारे बच्चे हैं उसके। इसका जिधर ब्रेक डाउन आ जाएगा ना, ये अगर ऐसा कैंडल बना है, ये मदर कैंडल है पहला वाला, इसके अंदर इतने सारे बच्चे हैं उसके, फाइनली ब्रेकडाउन किधर आ गया नीचे, तो डेफिनेटली ये बेरिश हरामी पैटर्न हो गया। देखो इसका लो एंड हाई मार्क करके रखो। ओके कलर छोड़ दो, ये इनसाइड कैंडल का एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अगर ऐसा कुछ तो कैंडल बना है, एक बड़ा कैंडल एंड उसके अंदर सारे के सारे कैंडल्स, ठीक है ये कैंडल का ना अगर ऐसा कुछ तो बनना चालू हो गया तो उसका हाई एंड लो मार्क करके रखो। जिधर भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन आएगा ना उधर आपका मोमेंटम जाएगा। ये देखो इधर इसका ब्रेक डाउन आ गया तो मोमेंटम देखो कितना आ गया नीचे। ठीक है और भी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये देखो, ये वाला मदर कैंडल देखो, इसके अंदर इतने सारे बच्चे थे, फाइनली ब्रेकआउट हायर साइड पे आ गया। जिधर ब्रेकआउट आएगा ना उधर अपना प्राइस मूव करेगा। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज ये बहुत वर्क होता ही है, इसका वर्क होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसको मिस आउट मत करो, जिधर ये ब्रेकआउट आएगा प्राइस उधर मूव करेगा बड़े क्या बोलते हैं मोमेंटम के साथ। ये देखो इधर भी नहीं इधर नहीं है, ये बहुत बार देखने को मिलता है। ये देखो ये भी एक मदर कैंडल है, ये वाला, ये वाला, इसके अंदर इतने सारे कैंडल्स थे, फाइनली ब्रेकडाउन नीचे आया एंड मोमेंटम देखो नीचे वाला। ठीक है ये ऐसे वर्क करता। अवरली में भी आपको बहुत सारे दिखते हैं बीच बीच में, मैंने इसको एक ट्रेड भी किया था। आप इसको भी पकड़ सकते हो। ये थोड़ा सा ना ऊपर नीचे किया है इसने, मतलब ब्रेकआउट आया फिर से नीचे चला गया, बट इवेंचुअली जब एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, ये देखो ये कैंडल है, इसके अंदर कितने सारे कैंडल्स है। तो जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे ना ये मदर कैंडल के, उतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट रहेगा।
ऊपर या फिर नीचे, जिधर भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है ना, उतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, सो ये जो ब्रेकआउट आया ये मदर कैंडल का, इट गेव अस अ ग्रेट मोमेंटम ऑन द अपसाइड। देखो कितना ऊपर चला गया था उसके बाद। तो ऐसे कैंडल्स को आपको फाइंड आउट करना है, ये वर्क करते हैं। राइट, आई गेस मैंने सारा आज का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी होगा, आपको एक आइडिया भी आया रहेगा कि इसको कैसे एनालाइज करना है, हायर टाइम फ्रेम्स को एंड आपके लोअर टाइम फ्रेम के साथ। ओके, ग्रेट गाइस। एक मिनट, Aparna ma'am, can you share the last poll?